हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। देखो बेटा, एडजॉर्प्शन हम पढ़ गए हैं लास्ट के लेक्चर्स में। एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले दो मेन फैक्टर हमने पढ़े हैं। कौन से दो मेन फैक्टर हमने पढ़े हैं? आप देखोगे कि एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले दो मेन फैक्टर आपने पढ़ेंगे, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, फैक्टर अफेक्टिंग दी एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। वहाँ टेम्परेचर और प्रेशर का रोल बताया था। आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन कम होगा, और गैसेस के केस में अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। तो अब हम यहाँ पे दो तरह का एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम डिस्कस करेंगे, और एक डिस्कस करेंगे हम एडजॉर्प्शन आइसोबार। आइसोबार देखो, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हम क्या करेंगे, प्रेशर का इफेक्ट पड़ेंगे एडजॉर्प्शन के ऊपर। एडजॉर्प्शन जब किसी सॉलिड के ऊपर कोई गैस एडजॉर्ब हो जाती है तो उसमें प्रेशर का क्या इफेक्ट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्म होता है टेम्परेचर। यानी कि ये कहेंगे कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ेंगे एडजॉर्प्शन के ऊपर। और एडजॉर्प्शन आइसोबार, आइसो का मतलब होता है सेम, प्रेशर। यानी कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेंगे। यानी कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में एडजॉर्प्शन के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट पड़ा जाएगा, और एडजॉर्प्शन आइसोबार में प्रेशर सेम है तो टेम्परेचर का इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे। ये दो मेन फैक्टर हैं जो कि एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो शुरू करते हैं, हम इसको दोनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड एडजॉर्प्शन आइसोबार। फर्स्ट है भाई इसमें एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो, इसको डिफाइन करने से पहले आप एक बार इसका कंसेप्ट समझना। देखो, एडजॉर्प्शन जो होता है, एडजॉर्प्शन को हम एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम मानते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, आइसो मतलब सेम, थर्म क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ेंगे। बट इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो है ना, एडजॉर्प्शन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है, एक इक्विलिब्रियम, यानी कि कुछ स्टेज के बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई गैस है यहाँ पे एडजॉर्बेट, और कोई सॉलिड है एडजॉर्बेंट। यहाँ लिख देता हूँ एडजॉर्बेंट। और अगर ये गैस सॉलिड के ऊपर चिपक जाती है, यानी कि एडजॉर्ब हो जाती है, तो मैं क्या कहूँगा कि कंडेंसेशन है। ये क्या है, कंडेंसेशन है। और गैस एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड, गैस एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड। और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी होती है, यानी कि हीट रिलीज होती है। अगर बैकवर्ड प्रोसेस की हम बात करें तो ये क्या है बेटा, यानी कि गैस सॉलिड से अलग हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे। दिस टर्म इज नोन एज इवापोरेशन। तो ये तो इवापोरेशन है, जब किसी सॉलिड से गैस रिमूव हो जाती है तो वो इवापोरेशन है। और गैस किसी सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती है तो वो कंडेंसेशन है। और ये प्रोसेस कैसी है, रिवर्सेबल प्रोसेस है। और रिवर्सेबल प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में बदल जाए, वो रिवर्सेबल प्रोसेस होती है। और इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है बेटा, यानी कि एडजॉर्प्शन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। अब इक्विलिब्रियम किस में आता है, जो रिवर्सेबल प्रोसेस होते हैं ना, उसमें इक्विलिब्रियम आता है। ये मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बताया था, और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो अब देखो, इसमें एक आध और बात डिस्कस करेंगे, फिर मैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को डिफाइन करूंगा। इसमें देखो क्या होता है, एक बार समझो। जैसे एक कंटेनर में क्या किया कि एक कंटेनर ले गए और इसमें कोई गैस फिल कर दी हमने। इसमें कोई क्या है, इस कंटेनर में कोई गैस मैंने फिल कर दी, कोई गैस। अब इसमें गैस फिल करी है तो इस कंटेनर पे प्रेशर भी लगाएगी, तो गैस क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। वो
प्रेशर हमने नोट कर लिया, भाई गैस का इतना प्रेशर है। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर एक एडजॉर्बेंट डाल दिया। सपोज मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, एडजॉर्बेंट डाल दिया। ये मैंने इसके अंदर एडजॉर्बेंट डाल दिए, ये एडजॉर्बेंट के पार्टिकल हैं जो दिखा रखे हैं ग्रीन। तो अब क्या होगा कि आपको ये पता है कि गैस एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी। टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट रखना बेटा, यानी कि ये जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं ये एडजॉर्बेंट के पार्टिकल हैं। जो ग्रीन वाले पार्टिकल मैंने इसमें डाले हैं, दीज आर एडजॉर्बेंट। और ये जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं गैस के पार्टिकल हैं। शुरू में आपने गैस का प्रेशर नोट कर लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो जैसे ही आपने एडजॉर्बेंट डाला, आप देखोगे कि यहाँ जो गैस का प्रेशर है ना, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। गैस का प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होना शुरू हो गया? क्योंकि यहाँ कुछ गैस के मॉलिक्यूल इन एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर क्या होंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। यानी कि ये जो आपने एडजॉर्बेंट डाला था, इसके ऊपर जो ये गैस के पार्टिकल हैं, ये इसकी सरफेस पे क्या होंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, चिपक जाएंगे सरफेस पे। तो इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे वो डिक्रीज होंगे। अब डिक्रीज होंगे तो प्रेशर क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। एक ऐसी स्टेज आएगी जब प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है गैस किसी सॉलिड के ऊपर चिपक गई, ये हो गया कंडेंसेशन। और इसी प्रोसेस को मैं दिखा रहा हूँ रिवर्सेबल में, इवेपोरेशन। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड, गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड। यानी कि गैस इसके ऊपर चिपकनी शुरू होगी, गैस एडजॉर्ब होगी सॉलिड के ऊपर। और अगर देखो गैस सॉलिड से रिमूव हो जाए तो ये सॉलिड और गैस बनेगी। यानी कि जो सॉलिड के ऊपर गैस चिपकी हुई है, इस सॉलिड के ऊपर गैस चिपकी हुई है, ये पार्टिकल अगर रिमूव भी होना शुरू हो जाए तो इसको इवेपोरेशन बोलोगे। और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम जब आएगा, इसका मतलब ये है इस सॉलिड के ऊपर जितने गैस के मॉलिक्यूल किसी टाइम पे चिपक जाते हैं उतने ही रिमूव हो जाते हैं। यानी कि मान लिया यहाँ 100 गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के ऊपर चिपक गए, ये एडजॉर्प्शन हुआ। सेम टाइम पे अगर 100 गैस के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए तो हम ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया। उस दौरान ये जो कंटेनर है इसके अंदर गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप क्या देखोगे, जब गैस का प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये होगा उसके बाद और एडजॉर्प्शन नहीं होगा। तो उस स्टेज पे जो किसी गैस को सॉलिड ने एडजॉर्ब किया है वो हम मेजर करते हैं। यानी कि शुरू का प्रेशर नोट कर लेंगे और बाद का प्रेशर, हमें पता लग जाएगा कितनी गैस एडजॉर्ब हुई है। अब मैं गैस को जो एडजॉर्ब हुई है सॉलिड में, वहाँ डिफाइन करूँगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब मैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो एक ही रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किस में, जब कोई सॉलिड के ऊपर गैस कोई चिपक जाती है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखो और प्रेशर का इफेक्ट देखो, तो वो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। देखो मैं इसको कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, मैं कहूँगा एक ग्राफ बनाएंगे हम। ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में, गैस कितनी एडजॉर्ब होती है किसी सॉलिड के ऊपर और उसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, वो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। तो मैं कहूँगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक ग्राफ, या रिलेशनशिप भी हम कह सकते हैं, ग्राफ बिटवीन, ग्राफ है किस किस के बीच में, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब। ये सारी बातें आपको समझाने के लिए लिखी थी। एक ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड किसके ऊपर, एडजॉर्बेंट के ऊपर, ऑन पर, ये लिख सकता हूं मैं, पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, प्रत्येक 1 ग्राम एडजॉर्बेंट के ऊपर, पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। कंडीशन क्या रखी है हमने, कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है। तो एक ग्राफ है किस किस के बीच में, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड प्रेशर। प्रेशर के बीच में और कितनी गैस एडजॉर्ब हुई है एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
तो मैं भी एक ग्राफ बनाऊंगा, किस किस के बीच में ग्राफ बनाऊंगा, बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, कितनी गैस को एडजॉर्ब हुई है किसके ऊपर, पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, एंड प्रेशर, यानी कि प्रेशर का इफेक्ट है कि कोई सॉलिड के ऊपर कितनी गैस एडजॉर्ब हुई किस कंडीशन पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर और लिखूंगा मैं, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, क्योंकि आइसोथर्म क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, देखो तो ये y एक्सिस पे मैंने लिया है x बाई एम, ये x बाई एम क्या होता है मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, और ये y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे लिया है प्रेशर। तो देखो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, अब देखो भाई, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, और ये x बाई एम है, पहले तो ये x बाई एम देखो, व्हाट इज x बाई एम, x है मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, x है मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, और ये m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। टेम्परेचर आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि आइसोथर्म प्रोसेस है ये। तो मैं कह रहा हूँ कि एक रिलेशनशिप है x बाई एम, यानी कि मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अब आप इसमें देखोगे कि ये जो ग्राफ है इससे आपको क्या दिख रहा है कि जैसे प्रेशर कम है, यानी कि जैसे हम भी तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जैसे लो प्रेशर है, लो प्रेशर पे देखो कि जो गैस एडजॉर्ब हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, यानी कि लीनियर ग्राफ आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, लो प्रेशर पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। तो मैं इस रीजन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ये पॉइंट बना दिया मैंने, इसको मैं बोल रहा हूँ ओ पॉइंट है ये पॉइंट, और जैसे ये पॉइंट मैंने बोल दिया ए है, और जैसे ये पॉइंट आपको बोल दिया भाई बी है। अब इस पॉइंट को देखो ओ से ए तक, यहाँ मैं लिखता हूँ कि जो x बाई एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p की पावर 1। देखो इसका क्या मतलब है कि मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। वो तो पता भी लग रहा है इस ग्राफ से कि लीनियरली ये ग्राफ चेंज हो रहा है कि मास ऑफ गैस एडजॉर्ब बढ़ रहा है, कैसे, जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ये काम कहाँ हो रहा है, लो प्रेशर पे। प्रेशर तो यहाँ जाओगे तो ज़्यादा हो गया, तो आप ये कहोगे कि एट लो प्रेशर, फर्स्ट है एट लो प्रेशर, जब प्रेशर कम है, x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। अब ये क्या लिख रखा है, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और ये लो प्रेशर पे ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे गैस जो है वो ज़्यादा एडजॉर्ब होगी सॉलिड के ऊपर लो प्रेशर पे। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट p की पावर 1, ये है भाई। अब देखो कि ये जो ग्राफ है इस बी पॉइंट पे देखो, ये पैरेलल होगी लाइन, ये जो लाइन है पैरेलल होगी किसके, प्रेशर एक्सिस के। यानी कि इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते रहोगे एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि उसके बाद अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ना, उसके बाद अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो देयर इज नो चेंज इन एडजॉर्प्शन। देखो ये एडजॉर्प्शन क्या हो गया, यहाँ पे आप देखोगे इस पॉइंट पे आने के बाद एडजॉर्प्शन क्या हो गया, कांस्टेंट नहीं हो गया, क्योंकि x बाई एम चेंज नहीं हो रहा है। कब, जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो। यानी कि एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया उस दौरान। तो मैं ये कहूँगा कि बी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो x बाई एम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, यानी कि जो गैस एडजॉर्ब होती है पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रही,
क्योंकि अब सैचुरेशन आ गया और ये जो प्रेशर यहाँ पे लिखा है मैंने इस पॉइंट पे क्या है, एक्स एक्सिस पे प्रेशर, PS है सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर है ये। यानी कि उसके बाद अगर आप सैचुरेशन प्रेशर आने के बाद अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो देयर इज नो चेंज इन एडजॉर्प्शन। तो मैं ये कहूँगा कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं हो गया, एट हाई प्रेशर। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो मैं ये कहूँगा कि जो x/m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P की पावर 0, क्योंकि जो गैस एडजॉर्ब होते हैं एडजॉर्बेंट के ऊपर वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रही। या इसको मैं लिखूँगा और x/m इज इक्वल टू k P की पावर 0, और k क्या है, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये है भाई। अब देखो ये जो पोर्शन बच गया A से B के बीच में, ये पोर्शन बच गया ये वाला, मैं यहाँ ये कहूँगा कि जो x/m है यानी कि जो गैस एडजॉर्ब होती है डैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1/n, यानी कि वैल्यू की ये P की पावर 1 है, P की पावर 0। तो इस रीजन में जो x/m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा किसके, वैल्यू बिटवीन दी 0 एंड 1, और वैल्यू 0 और 1 के बीच में क्या रहेगी, फ्रैक्शंस में आएगी। तो मैं ये कहूँगा तीसरी बात यहाँ पे, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर यानी कि इंटरमीडिएट प्रेशर कौन सा है, ना तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इंटरमीडिएट मतलब ना तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ना प्रेशर बहुत कम है। तो मैं इस दौरान लिखूँगा कि जो x/m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P की पावर 1/n, और 1n क्या है बेटा, यहाँ पे n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो 1/n का मतलब ये वैल्यू किस में आई, फ्रैक्शंस में आई, यानी कि वैल्यू किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी। तो n यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो वैल्यू आएगी ये फ्रैक्शंस में आएगी। अब मैं इसको लिख सकता हूँ x/m इज इक्वल टू k P की पावर 1/n, और k क्या है, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब जो ये इक्वेशन बनी है इसकी वैलिडिटी को अगर चेक किया जाए तो हम लॉगरिथम लेके इसकी वैलिडिटी को भी चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, तो लो प्रेशर पे मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है, मैं कह रहा हूँ कि ये कोई सॉलिड है, इसके ऊपर एडजॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है, उसके बाद जब सैचुरेशन आ जाएगी, पूरी तरह से एडजॉर्प्शन हो गया, उसके बाद अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन चेंज नहीं होगा। तो इस इक्वेशन की अगर वैलिडिटी आपको चेक करनी है, x/m इज इक्वल टू k P की पावर 1/n, अगर इसकी वैलिडिटी चेक करनी है इस इक्वेशन की, टू चेक दी वैलिडिटी, मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ लॉगरिथम लेके और ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। देखो भाई, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ x/m इज इक्वल टू, देखो एक फार्मूला होता है लॉगरिथम का, लॉगरिथम ऑफ a इंटू बी। इसको कैसे लिखेंगे, लॉगरिथम ऑफ a प्लस लॉगरिथम ऑफ b। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो a इंटू बी है तो मैं लिखूंगा लॉगरिथम ऑफ k प्लस 1/n लॉगरिथम ऑफ 1 बाय पावर आ गया लॉगरिथम ऑफ p। ये फार्मूला कौन सा होता है बेटा, जैसे मैंने लिखा a की पावर b है, और अगर मैं इसका लॉगरिथम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा b लॉगरिथम ऑफ a, b लॉगरिथम ऑफ a, ये पावर आगे आ जाती है, तो वही लिख दिया मैंने इसको यहाँ पे। अब ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ, लॉगरिथम ऑफ x/m इज इक्वल टू 1/n लॉगरिथम ऑफ p प्लस लॉगरिथम ऑफ k। अरे ये वैल्यू मैंने पहले लिख दी, इसको बाद में लिख दिया, इसमें कोई फ़र्क नहीं।
तो क्या बेटा ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बिल्कुल है। तो देखो आप y एक्सिस पे क्या लिया है आपने, y एक्सिस पे लिया है लॉगरिथम ऑफ x बाई एम, और किसके बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, प्रेशर के बीच में, तो x एक्सिस के पे हो गया ये प्रेशर आपका, तो x एक्सिस पे क्या हो गया आपका ये प्रेशर, और जो स्लोप है, स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप की वैल्यू है m, तो यहाँ जो स्लोप होगा ना ये लॉगरिथम ऑफ p है भाई, दिस इज लॉगरिथम ऑफ p, देखो लॉगरिथम ऑफ p है, और ये जो 1/n है ये क्या आ जाएगा, ये स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो लॉगरिथम ऑफ p है ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी y एक्सिस पे, तो मैं ये कहूँगा स्लोप की वैल्यू क्या होगी इसमें, स्लोप की वैल्यू हो जाएगी इसमें 1/n, और जो ये इंटरसेप्ट है जो y एक्सिस पे काटता है उसकी क्या वैल्यू है, लॉगरिथम ऑफ, जो इंटरसेप्ट आया इस पे इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके इक्वल है, लॉगरिथम ऑफ k, तो ये वैलिडिटी चेक हो जाती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये बहुत बार पढ़ी आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ये तो था हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और देखो ये जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमने डिस्कस किया है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो हमने डिस्कस किया है, इसमें एक पॉइंट आपका रह गया था, इसको हम फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। साइंटिस्ट के नाम के बेस पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म तो है, बट फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ये इसमें ऐड कर लेना आप, तो ये हमारी वैलिडिटी भी चेक होगी। देखो इसमें मैंने क्या बताया आपको, इसमें बताया कि जब कोई गैस एडजॉर्ब हो जाए किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर, उसके केस में हमने फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा है। अब एडजॉर्प्शन तो सॉल्यूशन में भी तो हो सकता है, कैसे, जैसे मैं समझा रहा हूँ इसमें, मैं अगर कह रहा हूँ कि ये कोई सॉल्यूशन है, सपोज जैसे मैंने ये कह दिया कि ये सॉल्यूशन है, कोई एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें एसिटिक एसिड सॉल्यूट है, वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, और जैसे मैंने इसमें चारकोल डाल दिया, ये क्या डाल दिया इसमें, एडजॉर्बेंट। अब आपने एसिटिक एसिड का सपोज यहाँ, सपोज जो पहले आपने सॉल्यूशन लिया था, सपोज ये 1 मोलर लिया था, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो आप देखोगे जब इसमें एडजॉर्बेंट आपने डाल दिया तो धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर से क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी। डिक्रीज क्यों होगी भाई, क्योंकि सोल्यूट के कुछ पार्टिकल एसिटिक एसिड के चारकोल की सरफेस पे क्या होंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, और इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड के जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के एडजॉर्ब हो गए चारकोल की सरफेस पे, तो इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन 1 मोलर से डिक्रीज होगी, और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी जितने एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल इस पर एडजॉर्ब हो रहे हैं उतने ही रिमूव होने शुरू हो गए, तो एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम आ गया, तो उस दौरान इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि बेटा एडजॉर्प्शन को हम इक्विलिब्रियम मान रहे हैं, रिवर्सेबल प्रोसेस है। मैं कह रहा हूँ कि जब इक्विलिब्रियम आ गया ना, इसका मतलब ये है इस चारकोल के ऊपर, जैसे एडजॉर्बेंट है चारकोल, जितने एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे हैं किसी टाइम पे, उतने ही अगर डीजॉर्ब होना शुरू हो जाए तो इक्विलिब्रियम आ गया। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हम देखेंगे कितना एडजॉर्प्शन हुआ। तो इसमें भी ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे हम, कैसे, जैसे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आपने एक्सप्लेन किया था प्रेशर के लिए, इसमें भी ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ भी मैं ऐसे ही लिखूंगा x/m, और यहाँ प्रेशर की जगह अब कंसंट्रेशन लिखा जाएगा, तो उसमें भी ऐसे ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसमें भी ऐसा ही ग्राफ आएगा, और ये जो आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, ये सैचुरेशन आपकी कंसंट्रेशन है, सैचुरेशन आ जाएगी, सेम जैसे कि उसके लिए बताया था। अब देखो, तो उसके लिए भी ऐसे ही फार्मूला बनाया होगा मैं, जैसे मैंने पहले प्रेशर के लिए बनाया, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए मैं लिखूं कि
p की पावर 1 बाई n। तो इसकी भी वैलिडिटी हम चेक कर लेंगे लोगरिथम लेके। लोगरिथम ऑफ x बाई m इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ k प्लस 1 बाई n लोगरिथम ऑफ p। और इसको भी रीअरेंज करके मैं लिखूँ लोगरिथम ऑफ x बाई m इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ p प्लस 1 बाई n लोगरिथम ऑफ x बाई m इज इक्वल टू, अच्छा प्रेशर की जगह सॉरी कंसंट्रेशन इसमें करेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन की बात चल रही है। p की जगह हम कंसंट्रेशन करेंगे, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन लिखूंगा। तो यहाँ भी मैं ऐसे ही लिखूंगा इसको, लोगरिथम ऑफ x बाई m इज इक्वल टू 1 बाई n लोगरिथम ऑफ c प्लस लोगरिथम ऑफ k। ये है भाई। और ग्राफ अगर प्लॉट कर रहे हो तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो आप देखोगे y एक्सिस पे क्या लिया आपने, लोगरिथम ऑफ x बाई m, और x एक्सिस पे आपने क्या लिया, इसमें कंसंट्रेशन ली है, ये कंसंट्रेशन है। और स्लोप की क्या वैल्यू है बेटा, स्लोप किसके इक्वल होगा, ये होगा 1 बाई n के इक्वल। और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है। इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू आएगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी लोगरिथम ऑफ k। तो जैसे कोई गैस एडजॉर्ब होती है किसी सॉलिड के ऊपर, ऐसे ही सॉल्यूशन में से कोई सॉल्यूट का पार्टिकल सॉलिड पे एडजॉर्ब हो जाएगा। जैसे सॉल्यूशन बनाया एसिटिक एसिड का, इसमें आप देख रहे हो कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल थे ना एसिटिक एसिड के, वो इस सॉलिड के ऊपर क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। ऐसे और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि आप लिटमस सॉल्यूशन पढ़ के आए हो। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये आपके पास एक कंटेनर है और आपके पास है ना इसमें लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन 10वीं में पढ़ के आए हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस है। तो अब अगर आप इसमें चारकोल डाल देते हो तो धीरे धीरे ये सॉल्यूशन ना कलरलेस हो जाएगा। क्यों कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि जो कलर्ड पार्टिकल है वो इसकी सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो ये था भाई हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा इसमें जो K है ना, K जो यहाँ पे है, K कांस्टेंट है, K रहेगा कांस्टेंट। और जो K की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर। उसके बाद हम शुरू करते हैं, ये तो था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन आइसोबार पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एडजॉर्प्शन आइसोबार। एडजॉर्प्शन आइसोबार, देखो आइसो होता है कांस्टेंट, बार है प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। प्रेशर इसमें कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, यानी कि एडजॉर्प्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, वो हमें देखना है। तो मैं ये कहूँगा कि एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या है, एक ग्राफ बनाऊंगा मैं, एक ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस adsorbed per gram of the adsorbent and temperature at constant pressure। यहां प्रेशर कांस्टेंट रखना है, एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। एडजॉर्प्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ए ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोबार। अब देखो एडजॉर्प्शन आइसोबार जो है, तो एडजॉर्प्शन आइसोबार हम फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों में पढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन जो आइसोबार है, क्योंकि आप फोर्सेस के बेस पे दो तरह का एडजॉर्प्शन पढ़ के आए हैं, कौन कौन सा, एक तो वंडरवाल एडजॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन मैं कहूँगा,
और दूसरा इसमें हम पढ़ के आए हैं केमिकल एडजॉर्प्शन, ये कीमोजॉर्प्शन भी हम इसको बोलते थे। तो फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है या फिजिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार है, फिजिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार इसको हम बोल देंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार। देखो अब अगर इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वंडर वाल फोर्स होते हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनते हैं। जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसमें तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, आप देखोगे ये x/m है, मतलब x है मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, और इसका हम रिलेशनशिप किसके साथ देख रहे हैं, टेम्परेचर के साथ। तो इसमें कुछ ग्राफ आएगा इस तरह का। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है बेटा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो गैस एडजॉर्ब होती है किसी सॉलिड के ऊपर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है बेटा, मान लिया ये कोई सॉलिड है और सॉलिड के ऊपर कोई गैस एडजॉर्ब है, ये गैस के मॉलिक्यूल है। फिजिकल एडजॉर्प्शन को अगर देखें, इसको ग्राफिकली देखें, तो जैसे इस सॉलिड को मैं हीट करूंगा तो इस सॉलिड के ऊपर जो ये गैस के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं ये डिसॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, यानी गैसेस के मॉलिक्यूल इससे रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि डिसॉर्प्शन होगा। तो वही दिखा रखा है इसमें कि मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट वो डिक्रीज होगा। कब? जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का ग्राफ आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ नोट के रूप में कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में मास ऑफ गैस एडजॉर्ब डिक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इन फिजिकल एडजॉर्प्शन मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड डिक्रीज with increase in temperature, with increase in temperature। और अगर यही बात हम देखें कि केमिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार के लिए ग्राफ बनाएं तो उसके लिए कुछ ग्राफ इस तरह का आएगा, x/m और ये है टेम्परेचर। तो इसमें देखोगे कि आप ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि x/m यानी कि किसी सॉलिड के ऊपर गैस एडजॉर्ब होनी है, टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। तो ये मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एक बार तो गैस एडजॉर्ब ज़्यादा होती गई, एक पीक पॉइंट आया, उसके बाद डिक्रीज होनी शुरू होगी। यानी कि एक बार तो टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ेगा और फिर उसके बाद पीक पॉइंट पे आने के बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्टली बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, किसमें, केमिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार में। प्रेशर क्या रखना है यहाँ पे, कांस्टेंट रखना है। तो फर्स्टली बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस एंड देन बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। फिर उसके बाद एडजॉर्प्शन डिक्रीज हुआ। देखो जब फैक्टर आपको पढ़ाए थे कि एडजॉर्प्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, वहां तो आपको पढ़ाया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। बट केमिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार में आप देखोगे कि एक बार टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, पीक पॉइंट आई, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, आप फर्दर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो x/m डिक्रीज होगा, यानी कि मास ऑफ गैस एडजॉर्ब डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों होता है भाई? बेटा क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी होती है, कौन सी, एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि रिएक्टेंट को हम कुछ एनर्जी देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाता है।
तो इसलिए केमिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से जो एनर्जी आपने दी वो एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पे यूज़ हो गई। यानी कि शुरू में जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वो जो एनर्जी आपने रिएक्टेंट को दी वो एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पे यूज़ हो गई, यानी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए खर्च हो गई वो। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। शुरू में टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि रिएक्टेंट को एनर्जी भी तो चाहिए ना, एक्टिवेशन एनर्जी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे वो तो वहाँ से खर्च कर ली उसने, यूज़ कर ली। उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, उसमें डिक्रीज। तो कंक्लूजन ये है भाई, शुरू में टेम्परेचर बढ़ाया तो एड्जॉर्प्शन इसलिए बढ़ा क्योंकि ये केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें शुरू में टेम्परेचर बढ़ाने से जो एनर्जी हम दे रहे हैं रिएक्टेंट को वो एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पे यूज़ हो गई। तो ये था हमारा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड एड्जॉर्प्शन आइसोबार। और जैसे आपको बताया है कि फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म उसको बोल देंगे, ठीक है। फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने क्या पढ़ा, आइसोथर्म होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर रख के कोई एड्जॉर्बेंट किसी एड्जॉर्बेंट पे कितना एड्जॉर्ब हो जाएगा, और उस पर हमने जैसे गैस के केस में किसी प्रेशर का इफेक्ट देखा था और सॉल्यूशन में से किसी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन देखी थी, वो तो था एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्जॉर्प्शन आइसोबार में हमने क्या देखा है कि प्रेशर कांस्टेंट रख के टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है एड्जॉर्प्शन पे, और वो हमने देखा है फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए। ये जो दो टॉपिक आज आपको कराए हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड एड्जॉर्प्शन आइसोबार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। मोस्टली ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन दोनों में से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, मोस्टली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेटा, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड एड्जॉर्प्शन आइसोबार। अगले लेक्चर्स में हम क्या पढ़ेंगे, कैटालाइसिस पढ़ेंगे। कैटालाइसिस क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटालाइसिस की थ्योरी हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हुए आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसके जो चैप्टर के बेसिक टर्म्स हैं जो कि पिछले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन करे हैं, उनको आप देखो बेटा अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स।